Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of the exact same video. पर अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये जो वीडियो है वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल्स, यानी कि फंडामेंटल्स क्लैरिटी अगर हमने ले ली थी, बेसिक्स अगर क्लियर हो गए थे तो फिर ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है। और बिटीट्यूड की खासियत यही है कि हम चीज़ों को उसके सही मायने में समझते हैं, है ना। तो जब हमने सही मायने में समझा था तो उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे पहले ही वीडियो में, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, थ्योरी हमने सीखी, उसको एग्जैक्टली क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने एक और वीडियो देखा था, सेकेंड वीडियो, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के एडवांस लेवल क्वेश्चंस हमने देखे थे और बहुत ही बढ़िया मैंने आपको ट्रिक दी थी। देखिए, अगर ये दोनों वीडियोस आपके मिस हुए तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, उसको देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। और उसके कारण इस वीडियो में भी आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का जो तरीका है, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, उसको देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है, मैं ट्रिक नहीं देता, जो ट्रिक होती है वो सिर्फ लॉजिक होता है। तो मैं आपके लॉजिक को इम्प्रूव करता हूँ। आज भी जो भी हम क्वेश्चंस का देखेंगे, करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और एंड तक देखना, क्योंकि अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टाइप के सम्स लेने वाला हूँ इस बार में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बारे में मैंने आई बटन दिया भी है, इन केस आपके वो दो वीडियोस बाकी बच गए हो तो देख लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा आज के जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ उसमें कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होती है रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड यूजुअली तो हम ट्रेन में यूज़ करते हैं, या तो फिर मोटर बाइक मान लो, है ना, कार मान लो, या फिर शायद साइकिल मान लो, उस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन अभी जो नई नई पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उसमें बोर्ड्स में भी दो बोर्ड्स आ जाती है, तो वहाँ पे भी आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो ट्रेन्स होती है ना, जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो क्रॉस करने के लिए उसकी जो लेंथ का एडिशन, जैसे कोई ट्रेन अगर कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसका डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं रिलेटिव स्पीड ऐसा है तो वापस बता देता हूं जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि दो चीज़, जब रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है, जब दो चीज़ होती है, तो जब दो चीज़ ड्राइव कर रही होती है, चल रही होती है, गति में होती है, तो चाहे या तो फिर वो सेम डायरेक्शन में हो सकती है इस तरह से, या तो फिर आमने सामने हो सकती है, दो में से एक चीज़ होगी। ठीक है, अब जब वो चीज़ सेम डायरेक्शन में होगी, मान लीजिए कि ये चोर है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई गति से भाग रहा है, पीछे पुलिस उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पीछा कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर इस दो को पकड़ना है तो स्पीड कौन सी गिननी है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दो है, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, तो दूसरा बंदा भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें क्योंकि दो अलग अलग गति है, एक गति के हिसाब से, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो एक ही होती है, वो स्पीड क्या लेनी है। देखिए, समझने वाली बात है, हम अगर नॉर्मल लॉजिक भी समझे तो समझ में आ जाता है कि भाई ये 10 है, ये 5 है। आप ये समझो, ये अगर 5 की स्पीड होती, पुलिस की भी 5 की स्पीड होती, तो क्या पुलिस कभी चोर को पकड़ पाती? नहीं। उसके बीच के डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये भी 5 में जा रहा है, वो भी 5 में जा रहा है, तो सेम डिस्टेंस रहता, यानी ज़ीरो स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस में फ़र्क ही नहीं पड़ा, अभी भी सेम है ना। तो अगर ये 10 है, यानी कि 5 तो होगी तब तक 0 है, प्लस जो 5 है वही मैटर करती है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी भाई 10 - 5, यानी कि जब कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। अब ये कॉमन सेंस है, ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है,
क्लियर है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब आमने सामने से आते हैं तो स्पीड का एडिशन हो जाएगा 10 + 5, वो भी आप समझ ही रहे हो, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, जल्दी मिल जाएंगे दोनों। ये 10 की, अब देखिए आपने सीन देखे होंगे ना, आपने मूवीज़ देखी है, खास करके बॉलीवुड की मूवीज़, तो वहाँ पे 2 सीन्स होते हैं। एक हीरो हीरोइन एक दूसरे की तरफ भाई दौड़ते हैं एक दूसरे को गले लगाने के लिए, है ना, तो वो सीन आप बोलो कितना टाइम चलता है भाई, फटाक से दौड़ के आ जाते हैं, फिर तो सीधा गाना शुरू हो जाता है ना। लेकिन जब हीरो विलन को चेस करता है तो बहुत लंबा सीन चलता है ना, हीरो जाएगा विलन जाएगा तो बहुत टाइम लगता है। तो यही चीज़ है ना, यहाँ पे स्पीड कम हो गई, टाइम ज़्यादा लगेगा, हीरो विलन को पकड़ने जा रहा है, भागेगा पकड़ेगा, क्योंकि वो भाग रहा है तो उसको हेल्प नहीं कर रहा ना, तो भाई मेहनत ज़्यादा है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी दोनों एकदम एक्साइटेड है तो जल्दी मिल जाएंगे, तो फिर गाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्पीड ऐड हो जाएगी, वहाँ पे माइनस हो जाएगी। ये हो गया रिलेटिव स्पीड का फंडा। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो उसके ऊपर से अब अगर 2 बोट भी होगी, कोई बोट होगी एक नाव होगी, कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन बना दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, जो बोट का फंडा है वो तो आना ही चाहिए, करंट वरंट क्या होता है, प्लस ये एडिशनल फंडा है। ठीक है, जो भी शायद आपको आता ही था, लेकिन एक बार मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, आपको वीडियो करना है पॉज, आपको पता है जब सोचोगे तो ही सीखोगे, है ना। तो पहले सोचिए और उसके बाद देखिए कि किस तरह किया जा सकता है, पहले खुद करिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है भाई, 2 नाव एक दूसरे से 152 किलोमीटर दूर थी और एक 24 किलोमीटर पर घंटा और 52 किलोमीटर पर घंटा की गति से साथ बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, तो बोला है पानी के प्रवाह की गति भी दी है और पानी का प्रवाह ए से बी की ओर है, तो कितने समय में 2 नाव एक दूसरे को मिलेगी, है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको करना इतना, डिस्टेंस कितना है 152 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय स्पीड ही तो टाइम होता है ना। स्पीड कितनी होगी भाई, 52 और 24 क्योंकि आमने सामने से आ रही, तो ऐड कर दीजिए 76, यानी कि 2 घंटा। बस यही आपका आंसर है, 2 घंटा। आप बोलोगे सर आपने तो ये कुछ देखा ही नहीं, कहाँ प्रवाह जा रहा है, धारा की गति कहाँ पे है, कितनी है, किस ओर है, कोई ज़रूरत नहीं है। यही तो बीटीट्यूड का शॉर्टकट है ना। देखिए समझाता हूँ, जब भी ये नदी के अंदर 2 बोट्स हो या कोई भी 2 चीज़ हो मूव कर रही हो, आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी हो, तो ऐसा समझ लो कि रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, वो करंट को भूल जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये बीटीट्यूड का ट्रिक है। देखो क्यों, मैं समझा भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है। ठीक है, आपको समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर कोई 2 चीज़ नदी में घूम रही है, ठीक है, तो या तो दोनों आमने सामने घूम रही होगी, है ना, या तो दोनों एक साइड में जा रही होगी, या दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नदी में 2 डायरेक्शन होती है ना। ये मान लो अपस्ट्रीम है यानी प्रतिकूल, ये डाउनस्ट्रीम है यानी कि अनुकूल। ठीक है, अब या तो दोनों अपस्ट्रीम भी जा रही हो सकती है ना, या फिर शायद दोनों डाउनस्ट्रीम आ रही हो सकती है। तो ये 3 केस हो सकते हैं, है ना। नदी के अंदर जब 2 चीज़ घूम रही होती है तो ये 3 में से एक किस्सा होगा, या तो दोनों आमने सामने या सेम डायरेक्शन में होगी, तो या तो दोनों अपस्ट्रीम दोनों डाउनस्ट्रीम, अनुकूल प्रतिकूल, आपको पता है। तो अब देखिए समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए दोनों बोट की स्पीड है B1 एंड B2 और नदी का प्रवाह जो है, धारा है, उसकी स्पीड C मान लेते हैं, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इस बोट की स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ B1 क्योंकि अपस्ट्रीम जा रही है तो -C। ठीक है, इस बोट की स्पीड क्या होगी B2, लेकिन डाउनस्ट्रीम है तो +C, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B2 + C। तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब आमने सामने होते तो ऐड कर लेते, तो ऐड कर दो ना, इस दोनों को कर लो ऐड, तो ये -C + C कैंसिल, आंसर क्या है आपका B1 + B2। मैंने वही तो बोला, रोड पे भी होते तो करंट तो हम देखते नहीं, नॉर्मली बोल देते दोनों स्पीड का टोटल B1 + B2, वही तो है। अब -C + C करके टाइम पास क्यों करना, तो सीधा आंसर था। समझ में आ रहा है। और इसी तरीके में नहीं, बाकी कोई भी किस्सा हो, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो दोनों अपस्ट्रीम है तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई, अपस्ट्रीम है तो -B1 - C, इसकी B2 - C, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा B1 - B2 में लिख देता हूँ B1 - B2,
और ये क्या आया माइनस सी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस 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 सी प्लस सी, कैंसिल हो गया। तो आंसर तो आपका v1 माइनस v2 ही आया। वही तो है, जब सेम डायरेक्शन में होते तो स्पीड का डिफरेंस v1 माइनस v2, तो पहले ही ले लेते। सी को क्यों कंसीडर करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाले क्वेश्चन कभी आए नहीं है, कभी मतलब आए, कभी कभी कोई वीडियो नहीं बना है ना, मैंने उसको भी डाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है। अब करना कुछ भी नहीं है ना, रोड की तरह लेना है और करंट को भूल जाना है। करंट है ना है कोई नहीं, सिर्फ रोड के ऊपर जा रहे, उसी तरह सोचो, पानी भूल जाओ तो अपने आप सोल्व हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर मान लो दोनों डाउन स्ट्रीम आ रहे होते, यानी कि अनुकूल होते, तो भाई पानी का गति ऐड हो जाता है। तो इसका हो जाएगा b1 प्लस सी, इसका हो जाएगा b2 प्लस सी। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करते हैं, माइनस करने से आएगा क्या, b1 माइनस b2, और यहाँ पे c माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो b1 माइनस b2, तो वही तो है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता इधर अपस्ट्रीम हो डाउन स्ट्रीम हो, आंसर तो वही है ना, या आमने सामने भी हो। तो चीज़ें क्लियर रखा करो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत इजी हो गया सम। हम सीधा यही करेंगे, 152 डिवाइड बाय 76, सीधा आंसर आपका 2 घंटे। सिंपल है, मज़ा आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, वापस इसी तरीके से सोचना है। पोज करिए वीडियो को, सोचिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है, तो सोचिए। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, होपफुली आपका आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना, समझना ये है भाई, जैक अपनी नाव में यात्रा कर रहा था और हवा के कारण उसकी टोपी उड़ गई। टोपी वापस धारा के अनुकूल तैरने लगी, तो मतलब वो बंदा प्रतिकूल जा रहा होगा। यहाँ पे कहीं पे था, वो टोपी उड़ गई और वो बहने लगी, क्योंकि पानी के बहाव के साथ तो वो जाएगी, लेकिन वो बंदा इधर जा रहा था। अब बोला है एहसास होने पर, है ना, जैक को एहसास होने और वापस मुड़ने से पहले नाव 12 मिनट तक, अच्छा उसको एहसास ही नहीं हुआ कि पानी की, टोपी उड़ गई। 12 मिनट तक तो पता ही नहीं चला, यानी वो 12 मिनट तो जाता गया। यहाँ पे देखिए 12 मिनट उसने अपनी गाड़ी चलाई। उसके बाद उसको पता चला, अरे वो मेरी टोपी तो रह गई, तो वो वापस मुड़ा और नहीं, बाद में बुलाया। जब तक वो अपनी टोपी उठा था, अभी तो प्रतिकूल जा रही थी 12 मिनट तक, बाद में पता चला, एहसास हुआ, वो जब तक अपनी टोपी उठा था तब तक वह 3 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। नहीं, वह नहीं कर चुका था भाई, तब तक वह टोपी तो कर चुकी थी आनी चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो समझना। तब तक वह टोपी 3 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाई हिंदी में अगर आपने सिर्फ देखा है तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा इंग्लिश भी देख लीजिए। क्या बोला है कि बाय द टाइम ही पिक्ड अप हिज हेड, इट हैड ट्रैवल। इट क्या होता है भाई, टोपी होती है, बंदे को हम इट नहीं बोलते, है ना, तो हिंदी वाले से थोड़ा ही हैड ट्रैवल्ड कर दिया, पर ही नहीं है, इट है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या है, सब सेम होता है, ही इट, तो उससे गलती हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ रहा है। वहाँ लिखना चाहिए टोपी, तब तक टोपी 3 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी। तो टोपी तो कोई खुद के पाँव तो नहीं होते, है ना, वो कब यात्रा करेगी भाई, पानी की लहर के साथ, धारा के साथ, यानी धारा ने उसको इस तरफ ले लिया था। तो ये बंदा वापस आया, यहाँ पे टोपी उठाई, तब तक ये 3 किलोमीटर चली गई थी टोपी। आपको ढूंढना है प्रवाह की गति, धारा की गति कितनी है ना, आप बताइए, है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, मैंने अभी तो बताया। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे से टोपी, अगर मैंने क्या बोला, रोड पे समझना है, पानी को भूल जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, अगर मेरी गति तो सेम है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरी टोपी गिर जाती है, मैं भाई कार चला रहा हूँ, मेरी टोपी गिर गई, ठीक है, या बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि कार में शायद बाहर नहीं गिरेगी, बाइक चला रहा हूँ, टोपी गिर गई, 12 मिनट तक गया, फिर वापस आया, तो कितने मिनट में मैं वापस टोपी उठाऊंगा, 12 की 12 मिनट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे वही है भाई, है ना, 12 मिनट में वो टोपी उठा लेगा। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला था, आगे प्रूव भी किया था, एक बार वापस प्रूव कर दूँ तो देखिए भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, ये टोपी की स्पीड तो क्या होगी, जो करंट की स्पीड होगी वही होगी, पानी की धारा, और मेरी स्पीड क्या होगी, जब मैं इधर जा रहा था, तो अगर जो भी बोट की स्पीड है, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा था प्रतिकूल, तो -c। अब जब हम ओपोजिट जा रहे थे तो स्पीड ऐड होगी तो c माइनस सी कैंसिल होंगे, तो स्पीड तो b ही थी। अच्छा, जब मैं टोपी को लेने जा रहा हूँ तो टोपी की स्पीड तो c ही है, मेरी स्पीड अब मैं b प्लस c होगी, क्योंकि मैं भी पानी के प्रति अनुकूल जा रहा हूँ। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो फिर
माइनस होता है तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, आपकी स्पीड तो अभी भी, तो स्पीड जब सेम है तो टाइम भी सेम लगा होगा। तो ये पूरा करना नहीं है, सीधा समझना है। अगर समझ में आ गया ना तो कुछ भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ बनाना भी नहीं है, वो तो माइंड में पिक्चर आ जाएगा। मैं तो यही सोचूंगा कि भाई 12 मिनट तक वो गया, बाद में एहसास हुआ वो टोपी लेने वापस गया तो 12 मिनट और लगी होगी, तो 24 मिनट की उसने ट्रैवलिंग की, तब तक ये टोपी 3 किलोमीटर चली गई। 24 मिनट में, है ना, 24 मिनट में 3 किलोमीटर चली गई। तो समझ में आ रहा है ये क्यों गई? उसके खुद के पांव तो थे नहीं, पानी का बहाव ही उसको ले गया। तो ये स्पीड किसकी है? पानी की धारा की। धारा की स्पीड है। धारा की स्पीड कितनी हुई? 24 मिनट में 3। स्पीड क्या होती है भाई? जो 60 मिनट में होती हो। अब दिख जाना चाहिए ना, 24 में 3 यानी 1/8, 8वां भाग, है ना। तो 60 डिवाइड बाई 8, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, 15/2, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर था, है ना। तो आपको मैक्सिमम इतना लिखना है, इतना बस, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास वो बिटीट्यूड ट्रिक है कि रोड की तरह समझो, पानी को भूल जाओ, उसकी स्पीड कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वापस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आपको खुद करना है, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, होपफुली आपसे वापस हो गया होगा। देख लेते हैं। बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने वाली 300 मीटर की लंबाई का एक जहाज पे अनुकूल जा रहा है। ये 300 मीटर की लंबाई का एक जहाज है, ठीक है। 18 सेकंड में नदी के किनारे से गुजरता है। भाई ये कोई नदी की किनारा है इतना सा, तो 18 सेकंड में, अब देखिए वही है, 18 सेकंड में इसको गुजारता है। तो तब जब हम बोलते गुजरता है, पार करता है, मतलब डिस्टेंस क्या लेते हैं? इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। ये सब ट्रेन का बेसिक है ना। तो बेसिकली वो खुद की लेंथ, शिप की लेंथ प्लस ये नदी के किनारे की लेंथ, दोनों को पास करके पार हो जाता है 18 सेकंड में। तो जो डाउन स्ट्रीम है ना, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम कितना लगा? 18 सेकंड, ठीक है। बोला है जबकि वापसी में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम, है ना। तो अपस्ट्रीम के वक्त उसको वही चीज़ करने में 24, अब डिस्टेंस तो सेम है, जो भी है, हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है, पर सेम है। यहाँ 18 सेकेंड, यहाँ 24 सेकेंड। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है ना कि स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, यहाँ 24, यहाँ 18, है ना। समझा करो, तो फिर कुछ भी नहीं है। हमें पता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में स्टिल वाटर की स्पीड होती है, यानी 21। 18 और 6 का डिफरेंस है, 3 बढ़ा दो, 3 इधर से जाओ, 3 उधर से जाओ, 21, किसी भी तरह कर लो। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है, रियल नहीं ना, ये तो रेशियो है, ये समझना भाई, है ना। इससे उल्टा रेशियो में होता है। तो ये रेशियो तो मिल गया। अब कुछ तो दिया होगा, क्या दिया है? अगली पानी के प्रवाह की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी का प्रवाह भाई मेरे एग्जाम्पल में कितना है? कहीं पे भी देख लो 3 है, 21 से 18 तो भी 3 है, वो 3 जो है वो 9 है, यानी 3 गुना है। तो फिर ये सब स्पीड 3 गुना हो जाएगी, यहाँ पे 72 हो जाएगी। यहाँ पे सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखता हूँ ना, चलो यहाँ 72 तो हो गई। मुझे पूछा क्या है? पूछा कि किनारे की लंबाई, ये लंबाई क्या, डिस्टेंस ढूंढना है। तो स्पीड भी है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस तो मिल जाएगा। स्पीड क्या है? यहाँ पे देखिए डाउनस्ट्रीम के वक्त 72 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम क्या था? 18 सेकेंड, लेकिन ये सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 किलोमीटर को क्या बोलते हैं? सॉरी, 72 किलोमीटर पर आवर को बोल देंगे इंटू 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये उसकी हो गई स्पीड, ये टाइम तो 18 दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो 18 से, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि मिल गया 360 मीटर। अब 360 मीटर में 300 तो खुद की लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी हुई नदी के किनारे की? 60 मीटर। तो ये था, ठीक है। तो ये इस तरह से एडवांस क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 के साथ। पहले आपको करना है ना, सोचना बहुत ज़रूरी है भाई, मेरे बताने से कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। आपके खुद के सोचने से सीखते हो, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं किस तरह करना है। यहाँ पे देखिए, एक नाव जो कि किनारे से 77 किलोमीटर दूर है, उसमें एक रिसाव होता है, एक होल जैसा लीक बन जाता है, तो पानी अंदर आने लगेगा। हर 11.5 मिनट में 9/4 टन पानी ग्रहण करता है। भाई ये तो खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, चलो अच्छा है वर्ड, ठीक है। एक हैंडपंप का उपयोग किया जाता है और 1 घंटे में 12 टन पानी निकालना तो पड़ेगा ना, हमें थोड़ी डूबना है। तो एक हैंडपंप ही है हमारे पास, उससे हम ये कर रहे हैं। बोला है अगर 92 टन पानी आ गया तो जहाज गया, डूब गया।
तो जहाज को किनारे तक पहुंचने के लिए किस न्यूनतम गति से, मिनिमम बोला है ना, न्यूनतम, यानी ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट गति, बाकी तो 100 की स्पीड से कर लो शायद पहुंच जाएगा फटाफट, पर ऐसा भी नहीं है ना। न्यूनतम का मतलब है जब हम पहुंचे ना किनारे पे तभी ये 92 टन पानी भर जाए, क्योंकि बाद में हम डूबेंगे नहीं। तो 92 टन पानी भरना है, लेकिन कब? उतने टाइम में जितने तक हम पहुंच जाए। तो फिर ये सोचना है ना कि 92 टन पानी कितने टाइम में भरेगा, वो तो ढूंढ सकते हैं हम, है ना। हमें पता है ना यहाँ पे कि भाई 11/2 मिनट में, यहाँ पे लिख देता हूँ 11/2 मिनट में भरता कितना है, 9/4 टन भरता है। यहाँ पे लिख देता हूँ टन, इतना टन तो भरता है। अच्छा, लेकिन इसमें से जो निकाल दे वो माइनस करना पड़ेगा ना। तो भाई 11/2 मिनट में कितना टन माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो हम निकाल देते। अगर हम समझे तो हैंड पंप से 1 घंटे में 12 टन, यानी हर 5 मिनट में 1 टन, यानी जितने भी मिनट उसका 1/5 टन। तो इतनी मिनट है तो इसका 1/5 क्या होगा, 11/2 का 1/5 11/10, उतना तो निकल जाता है, ये समझना है। तो 11/2 मिनट में इतना नहीं भरेगा, उसमें से इतना हैंडपंप से निकाल दिया तो इतना भर गया। तो इतना भरने के लिए इतनी मिनट, तो 92 टन भरना है ना भाई हमें, तो कितनी मिनट, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिनट में मिलेगा। क्या मिनट में मिलेगा? 92 टन भरने के लिए कितनी मिनट चाहिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 92 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 11/2, और ये डिवाइड में जाएगा ना, इसको पूरे को सॉल्व तो कर दो। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते 20, तो 45 माइनस 22, 23/20। तो 23/20 से डिवाइड करना है, यानी 20/23 से मल्टीप्लाई करना है ना। 23/20 से डिवाइड करना है, यानी 20/23 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो आया मिनट में, ये मिनट में था तो ये मिनट में आया। तो हमें क्या चाहिए, हमें ढूंढना है वो स्पीड, गति। गति क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस तो यहाँ दिया है 77 किलोमीटर, तो पर आवर चाहिए ना, ये तो मिनट है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 60 कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, पर वो देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग इतना सारा डाटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरे क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा दिया है जिससे कि आपका दिमाग उसमें स्ट्रक हो जाए, समझ में ही नहीं आए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या आप पूरी स्टोरी को समझ रहे हो, उतना आपका माइंड का मेमोरी बड़ा है कि नहीं, बस वही चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाद में तो कुछ भी नहीं है, अगर समझ में आता है तो थोड़े कैलकुलेशन है इसमें, कहाँ पे कुछ है, इजीली काट कूट हो जाएगी, है ना। तो इसको कट तो कर लेंगे, देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा 23/4, ये 20 है तो ये 3, ये 2 है तो ये 2, ये 11 है तो ये 7, कुछ बचा क्या? ये 3 नीचे बचा, ये 2 बचा, 3 तो नीचे के नीचे है, वो ऊपर चला जाएगा। तो 7 3 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 10.5। तो बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर आपका माइंड हैंडल कर सकता है कि नहीं अगर बहुत सारा ढेर सारा डाटा दिया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस पहले आपको सोचना है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सोचिए। मैं इस वर्जन को हटाता हूं, देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, समझना है कि क्या बोला है, 90 किलोमीटर दूर पहुंचने में और वापस आने में 22 घंटे लगते हैं। ओके, यानी एक बार अपस्ट्रीम स्पीड होगी, अनुकूल प्रतिकूल, है ना। और नाव की गति ज्ञात करें यदि पानी के प्रवाह की गति दी है और नाव की गति नहीं दी है। ओके, तो हमें सीधा समझ में आना चाहिए कि भाई 90 किलोमीटर है, एक बार स्पीड क्या हो जाएगी, x + 0.75, एक बार स्पीड क्या हो जाएगी, x - 0.75। तो ये तो टाइम आ जाएगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपका टाइम तो आपको दिया है, दोनों मिला के 22 घंटे। अब यहाँ पे इक्वेशन से ही होगा, क्योंकि कोई लॉजिक कब बनता है, जब रेशियो मिल जाता है। अब टोटल 22 घंटे दिए, उसके हमें नहीं पता 10 12 है, 8 14 है, नहीं पता, तो कोई फायदा है नहीं है। दैट मीन्स आपके पास एक ही मेथड इक्वेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। बीटीट्यूड वही तो है। बीटीट्यूड क्या बताता है, सबसे पहले लॉजिक सोचो। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, स्कैन करो, लॉजिक से कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो बहुत ईजी होगा, उड़ा दो उसको। नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, मैंने 2-3 टॉपिक के फॉर्मूला दिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही फॉर्मूला देने वाला हूँ। एक आध प्रॉफिट लॉस में R² / 100, ठीक है, एक आध टाइम स्पीड डिस्टेंस में। जब
दो चीज़ एक दूसरे को मिलने क्रॉस होने के बाद जो टाइम लेती है वो दिया है, वो वाला एक ट्रिक बताऊंगा। और तीसरा वाला टाइम एंड वर्क का, जब ए और बी साथ में काम करे उसकी जगह ये अकेला काम करे तो इतने घंटे ज़्यादा लेता है। वो 3 जगह पे फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा हम कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, लॉजिक से करेंगे। तो पहली चीज़ लॉजिक देखते हैं कोई भी क्वेश्चन में। लॉजिक आ गया समझ में तो क्लियर है, फटाक से हो गया। नहीं आया तो फिर कोई फॉर्मूला, वो 3 चीज़ में ही करना है। अगर वो 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ तो वो सॉल्व फटाक से। पर अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने क्या बोला है, फिर 2 ही मेथड बनते, इक्वेशन या ऑप्शन। तो ऑप्शन से जाओ ना, ऐसा इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करेंगे, हम ऑप्शन से जाएंगे। हम सोचेंगे कि चलो 8 लेते हैं, इसको सॉल्व क्यों करें, 8 ले लूँ। अब देखिए 0.75 है ना, तो ये 8.75 ऐसा अजीब सा फिगर आएगा। उससे अच्छा कोई ये 0.25 होगा तो देखो इजीली हो जाएगा। 7.25, ये 7.5 और 8 में थोड़ा बाद में भी 0.25 रहेगा, तो 0.75 इसमें ऐड करूँ तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी 8 ऐड करूँ तो 90/8 थोड़ा पॉइंट में आएगा। -0.75 करूँ तो भी 6.5 है ना, यहाँ पे 90/6.5 वापस सही नहीं है, राउंड फिगर तो नहीं आ सकता 22, तो मैं इसी को ट्राई करूँगा ना, है ना। इसमें 0.75 माइनस करूँगा तो 7.5, यहाँ पे 7.5, इसकी जगह 0.75 प्लस करूँगा तो 9। तो ये दिख रहा है ना, 90/9 भी इजी है, 90 ये भी 15 के टेबल में आते दोनों। तो ट्राई कर लो ना, ये क्या हो जाएगा 900/75, 15 × 5, 15 × 6, 10, 60/5, 12 घंटे। और ये 90/9 तो 10 घंटे ही, 10 और 12 22 हो गए, तो फिर क्लियर है ना। इसमें सोचना क्या है, इसमें कहाँ कुछ इक्वेशन बनाना है, ना कोई लॉजिक बन सकता है। तो फिर ऑप्शन से जाओ ना, वही तो सिखाता है बीटीट्यूड कि स्मार्ट बनना है। ठीक है, पहले लॉजिक अगर इजी हो तो, वरना वो 3 टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मूला, वरना फिर ऑप्शन से जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है शायद, देख लीजिए किस तरह से करना है। पॉज कर दीजिए वीडियो, पहले आपको खुद को करना है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, देखते किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, एक नाव को स्थिर पानी में पहुंचने में और वापस आने में 15 घंटे लगते हैं, यानी स्थिर पानी है तो दोनों बार 7.5 ही होंगे, है ना। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि भाई स्टील वाटर का टाइम यहाँ पे दिया है हमें, टाइम 7.5 घंटे दिया है। ठीक है, आगे बोला है हालांकि नदी में करंट होने पर, यानी धारा होने पर, उसी यात्रा के लिए 1 घंटा अधिक यानी 15 और 1 16 घंटे लगते। यानी क्या हुआ, एक बार आप जाते हैं प्रतिकूल, एक बार अनुकूल, क्योंकि जब पानी में बहाव है तो आने जाने का मतलब एक बार प्रतिकूल एक बार अनुकूल, तो वो दोनों मिलके 16 घंटे हैं। ठीक है, अब आप सोचते हो ये 16 तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, 10 और 6 भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ये स्पीड नहीं है, स्पीड में उल्टा होता है, टाइम में ऊपर ज़्यादा लगता है। तो 10 और 6 भी हो सकते हैं, शायद 5 और 11 भी हो सकते हैं, 16 में 4 और 12 भी हो सकते हैं, 12 और 4 भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ आइडिया नहीं आएगा, मतलब कोई लॉजिक रेशियो होता तो कर लेते, चलो नहीं मिल रहा। आगे क्या बोला है, पानी के प्रवाह की गति ज्ञात करे यदि नाव और पानी के प्रवाह की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बोट की स्पीड 15 ज्यादा है। जो भी, अब बोट की स्पीड 15 ज्यादा है, लेकिन यहाँ स्पीड तो कुछ दी ही नहीं है और ना ही हमें कहीं से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं, रेशियो होता तो उल्टा कर लेते, कुछ रेशियो तो है नहीं, डिफिकल्ट है। तो फिर वही तो है, जब कुछ लॉजिक नहीं लगता क्या करना है, ऑप्शन से जाना है ना, वही फंडा है। ऑप्शन से सोचो ना कि भाई चलो 15 ज़्यादा तो लेना है यहाँ पे स्पीड, अगर मैं 4 लूँ तो 4 + 15 19 लेना पड़ेगा। 19 से सा अजीब फिगर होता है, सेट नहीं होता कभी, छोड़ दो। यहाँ 10 लूँ तो 10 से 15 ज़्यादा 25, यहाँ 25 आएगा तो 25 - 5, अरे 25 - 10 है ना, मैंने 10 लिया है। अगर करंट 10 लेता हूँ धारा, तो मेरा खुद का स्पीड 15 ज़्यादा यानी 25, यहाँ 25 लूँगा और 10 - 10 प्लस, तो 25 + 10 तो 35 आएगा। 35 वापस अजीब फिगर है, शायद तक तो नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा 19 वाला, ये शायद तक नहीं होगा, देखते हैं। 6 + 15 21, अब ये 21 भी थोड़ा अजीब फिगर है। 21 में 6 माइनस करो 15 प्लस करो 27, थोड़ा अजीब है, हो सकता है, देखते हैं। अच्छा 5 और 15 20, 20 + 5 - 5, 20 - 5 15, और हाँ ये हो सकता है। देखिए 5 को अगर मैं यूज़ करूँ तो हमारी स्पीड हो जाएगी 15 ज़्यादा यानी 20, और अगर हमारी धारा 5 की स्पीड से बह रही है तो 5 कम 15, 5 ज़्यादा 25। अब ये सब देखिए नॉर्मल फिगर है,
इसमें शायद सेट हो जाएगा, देख लेते हैं ना। तो हमारा अगर इस ऑप्शन से हम जाते तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 20 × 7.5 कितना हो गया 150। तो अगर 150 है टोटल डिस्टेंस तो 150 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे 10, 150 डिवाइड बाई 25 से क्या ये दोनों का टोटल 16 हो रहा है, हो रहा है। तो फिर सही आंसर है ना, 5 आपका सही आंसर है, ऑप्शन से जाना है फिर, है ना। तो वही चीज़ है, बीटीट्यूड आपको सिखाता है लॉजिक कब यूज़ करना है, कब इक्वेशन सबसे लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, सबसे लास्ट, सिवाय कि कोई इजी सा नॉर्मल सा इक्वेशन हो कि x + 36 = 47 कर लीजिए, ठीक है। तो ये है भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी हम यू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये वाला वीडियो में यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आगे क्या करना है, आगे क्या आप ऐसा चाहते हो कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के और क्वेश्चंस का एक वीडियो डालना है, या तो फिर आपको लगता है नहीं सर इतनी वेराइटीज इनफ है, तो ये कमेंट बॉक्स में डालिए, आप टाइम एंड वर्क चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डालिए कमेंट बॉक्स में, उसके हिसाब से मैं फिर आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। भाई अभी तक देख रहे हो तो मज़ा तो आया ही है, अगर मज़ा आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पता है आपको। अब मैं बारी बारी आपको क्यों बताऊँ, ठीक है, आपको पता ही है भाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बेल आइकन, वो शायद पता नहीं होता। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेते, लेकिन जैसे सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन आता है, उसको हिट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जब नोटिफिकेशंस मिलेंगे तो फिर आप उसको फटाफट देख पाओगे। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाएगा, आपको तुरंत मेरे नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए, हैव ए नाइस वन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।